Hello students, during the lockdown we will start our study through online. So I must tell you, this is your English book of English 2nd and you have to read it in class 6. Here you can see class 6. जैसा कि आपको हम पहले समझा दें कि पिछले सेशन में जब आप क्लास 5th में थे तो आपके पास चैप्टर्स थे, लेसन्स थे, पर इस बार आपको यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा. देयर आर 6 यूनिट्स इन आवर बुक एंड इन फर्स्ट यूनिट यू कैन सी देयर आर 2 sections and 1 poem. So today we are going to study about our first lesson, and first lesson is Dear Mrs. Naidu. Here are some important new words which are given in this book, and यहाँ हम आप लोगों को हिंदी में भी वर्ड मीनिंग्स लिखवा दिए हैं. आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने फेयर की कॉपी पर, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा आई विल चेक इट. तो फिलहाल आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके बुक्स ले लें ताकि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में आसानी हो. लेकिन फिर भी हम अपने बुक के थ्रू आप लोगों को आज डियर मिसेस नायडू स्टोरी एक समरी के रूप में पढ़ा देते हैं. आप लोग को जितना समझ में आए समझ ले. फिर जब ये लॉकडाउन छूटेगा, हमारा क्लासेस एज यूजुअल चलेगा पहले की तरह. आप लोगों में से किसी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन आप इजली पूछेंगे, आई विल. ओके, तो मिसेस नायडू है कौन? क्या आप कभी नाम इनका सुने? शायद सरोजिनी नायडू को तो सुने होंगे या ना भी सुने होंगे. तो आप लोगों को इस बुक के थ्रू थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो हम आपको बता दें. मिसेस नायडू एक नॉवेल का पार्ट है, और एक पार्ट जो मिसेस सरोजिनी नायडू के चाइल्डहुड के बारे में है वो इस बुक में बुक आउट किया गया है. और इसको लिखने वाली जो है, आई मीन जो राइटर है, उनका भी नाम सरोजिनी ही है, बट वो अभी छोटी है. और ये एक लेसन के थ्रू ना हम आपको बताना चाहेंगे, ये एक लेटर है. यहाँ एक छोटी सी सरोजिनी है जो कि 12 years old है. And Dear Mrs. Naidu is an extract from the novel of the same name by Nathangi Subramaniam. 12 years Sarojini Naidu writes a letter to the freedom fighter and poet, the late Mrs. Sarojini Naidu. तो इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में ये पूरा चिट्ठी यानी कि जो लेटर लिखा जा रहा है वो अभी नहीं है. शी इज नाउ लेट. और जो राइटर है सरोजिनी, शी इज नाउ 12 years old. And what begins as a school assignment transforms the life of the girl. She continues writing more letters to Mrs. Naidu. यहाँ पर जो छोटी सरोजिनी है वो आपके ही तरह न्यू सेशन में फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है, और उसको स्कूल गए अभी सिर्फ 1 week हुआ है, और सिर्फ 1 week में उसको एक होमवर्क, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसको हम स्कूल असाइनमेंट के नाम से. उसका स्कूल असाइनमेंट है वो अपने किसी एक रोल मॉडल या अपने किसी आइडियल के बारे में कुछ भी एक स्टोरी या उनके लाइफ के बारे में या उनके इमेज के बारे में लिख करके एक प्रोजेक्ट के टाइप से उसको शो करना है अपनी क्लास टीचर को. तो यहाँ एक लेटर है, और जैसा कि हम लेटर में स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लेटर लिखते हैं जैसे डियर मिसेस नायडू, वो डियर मिसेस नायडू को ये चिट्ठी लिखने जा रही है, लेटर लिखने जा रही है. डैडी, आई गेस यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर. वंडरिंग का मतलब आपको हम यहाँ लिख कर दिखा है आश्चर्य. मिसेस नायडू आप अभी नहीं है, और जो इंसान यहाँ नहीं है, जो दुनिया में नहीं है, उसको ये लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए ये अपने मन से बातें कर रही है सरोजिनी.
कि आपको बड़ी चकित होगा, आश्चर्य होंगी आप कि हम आपके बारे में क्यों लिख रहे हैं, जबकि हम तो आपकी कोई नहीं लगते। Honestly, Mrs. Knight is so लेकिन हाँ ये सच है कि मैं लिख रही हूँ। अम्मा से, अम्मा यहाँ पे पता है किसको बोला जा रहा है? उसकी मदर, ठीक है। अम्मा से आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। अम्मा का कहना है कि कभी किसी स्ट्रेंजर्स जिसको हम नहीं जानते हैं, जान व्यक्ति से हमें बातें नहीं करनी चाहिए। आप भी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स, लेकिन फिर भी हम आपको लेटर लिख रहे हैं। यू वुड थिंक दैट ऑल्सो मीन दैट आई शुड नॉट राइट टुडे। यहाँ तक कि उनका कहना है कि सिर्फ स्ट्रेंजर्स से बातें ही नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में कुछ लिखना भी नहीं चाहिए। ये अम्मा का कहना है। बट सिंस दिस इज अ स्कूल असाइनमेंट, लेकिन क्या करें, ये एक स्कूल असाइनमेंट है। शी सेज इट्स ओके। तो मैंने जब अपनी अम्मा से कहा कि ये स्कूल असाइनमेंट है, तो उन्होंने ओके कर दिया कि चलो ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर मिसेस जो छोटी सी सरोजनी है अपने मन में एक टिक दे रही है मिसेस सरोजनी नायडू को। बड़े ही अच्छा था। Here is a tip. What a tip, Mrs. Naidu? If you ever want to adult to let you do something, अगर आपको अपनी बातों को किसी बड़े लोगों से मनवाना हो ना, just tell them to it school assignment। तो बस ये कह दो कि ये स्कूल का काम है, फिर तो पक्का वो लोग कभी आपको मना नहीं करेंगे। ये मिसेस नायडू को सलाह दे दी है, छोटी नायडू। They will 100% agree to it every day। हर वक्त हर समय आपको 100% वो लोग आपको एग्रीमेंट दे देंगे, ओके जाओ करवाना। यहाँ आपको कोई मनाही होगा ही नहीं। मेरी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं चाह रही थी कि ये शुरुआत से स्टार्ट करें। द बिगनिंग वाज लास्ट वीक। बिगनिंग क्या है? लास्ट वीक, यानी कि जो छोटी सरोजनी है उसको स्कूल गए भी सिर्फ एक हफ्ता होता है, और वो उस एक हफ्ते का सारा जो भी उसके साथ गुजरा है उसको वो इस लेटर में स्टार्टिंग से लिखना चाह रही है। क्या हुआ, फर्स्ट डे कैसा रहा उसका। तो लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास 6 एंड आई मेट आवर न्यू टीचर। आप लोग तो जानते ही हो कि जब हम अपना एक सेशन चेंज करके दूसरे सेशन में जाते हैं, जैसे क्लास 5 से 6 में जाते हैं, तो एक न्यू क्लास टीचर से हमें भेंट होती है। उसी तरह यहाँ पर सरोजनी को भी न्यू टीचर से भेंट हुआ है, जिनका नाम है मिस एनी, who is not like any teacher I had never met like this। मतलब कि ये जो मिस एनी है ना, इनके जैसी तो आज तक मैंने कभी किसी टीचर को देखा ही नहीं। ये बिल्कुल अलग है सबसे। मतलब अब तक जो 1 से 5 तक जो भी क्लास टीचर्स मिले थे, ये सबसे डिफरेंट है मिस एनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण के तौर पे मिस एनी के बारे में बता रही है सरोजनी कि एनी मिस सेज शी डजंट थिंक स्कूल should be about memorizing things and saying them back। पता है मिस एनी का कहना है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको याद करते हैं, रटते हैं। देखिए आपको हम यहाँ पर मेमोराइजिंग का स्पेलिंग और उसका वर्ड मीनिंग भी लिखवा दिए हैं, आप उसको नोट कर लेना। तो मिस एनी का क्या कहना है कि जब आप स्कूल जाते हो, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको आप रट लेते हो। पता है आप रट कर क्या बन जाते हो? Saying them back makes you a parrot। वो आपको एक तोता बना देता है। Not a person। आप एक इंसान रह ही नहीं जाते हो, बस एक तोता बन जाते हो। सारे चीजों को रटते हो, सिर्फ रटते हो, याद करते हो। She says she wants us to grow our brain and our hearts। मिस एनी का कहना है कि हमें अपने हार्ट और अपने ब्रेन को ग्रो अप करना, मतलब अपने अंदर से इमेजिन करके सोचना है और लिखना है, ना कि जो बुक में दिया है उसे रट कर सिर्फ कॉपी पर उतारते हैं। तो थोड़ी डिफरेंट है मेरी मिस एनी इस पर। When she said that, मतलब वो ऐसा कहती है, तो I wanted to ask how growing our hearts will help us to pass our exam and get into college and get into a job and buy a house with a proper roof and maybe even a car। तो यहाँ पे सरोजनी कह रही है क्या कि अगर हम मिस एनी की बातों को मान लेते हैं कि बिना रटे, बिना याद किए किसी चीज को सिर्फ हम सोच कर अपने ब्रेन से, अपने हार्ट के थ्रू जितना कुछ पढ़ेंगे या समझेंगे, क्या वो हमको एग्जाम में पास करा देगा? क्या हम एग्जाम पास करने के बाद फिर कॉलेज पास कर लेंगे? और कॉलेज पास करने के बाद क्या एक अच्छा जॉब भी मिल पाएगा? क्योंकि जो सरोजनी है, जो 12 साल की लड़की है, वो पढ़ने स्कूल एक बहुत बड़े मोटो से जा रही है। आप यहाँ पर ना इस बुक में एक हम आपको इमेज दिखाते हैं कि ये जो छोटी सरोजनी है, ये मिसेस नायडू सरोजनी।
ये इनको लेटर लिख रही है। आप इसके घर का कंडीशन देखकर समझ सकते हैं कि शी इज वेरी पुअर गर्ल, ठीक है। और ये अपने लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। वो स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए, कॉलेज जाएगी, जॉब करेगी और उसके बाद एक बहुत अच्छा घर लेगी, और ऐसा घर लेगी जिसमें एक गार्डन भी हो। ये उसका सपना है। हर एक बच्चे का स्टार्टिंग से सपना होता है। जब उसके लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है, वो उसे पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोचता है कि जब वो कमाएगा इस चीज़ को जरूर पूरा करेगा। यहाँ पर सरोजनी का भी यही सपना है। वॉज अ ग्रेट ड्रीम फॉर हर, विच आर ऑल द रीजन व्हाई आई गो टू स्कूल। और यही रीजन है कि वो बोल रही है कि मैं स्कूल क्यों जाती हूँ। You know how adults are, Mrs. Naidu. Mrs. Naidu, आप तो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार इंसान थी। आपको तो पता ही होगी बड़े लोग कैसे होते हैं, एडल्ट्स कैसे होते हैं। They don't like क्वेश्चन। उन्हें ना छोटे के द्वारा बार बार किया गया जो क्वेश्चन होता है ना, ज़्यादा पसंद नहीं होता। वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। और छोटे बच्चों का एक आदत होता है, वो क्वेश्चन वो ज़्यादा करते हैं और बड़ों को जवाब देने में तकलीफ होने लगती है। Even though it was only the first week of school, जबकि ये मेरे स्कूल जाने का फर्स्ट वीक है, मिस gave us an assignment और मिस एनी हमें एक असाइनमेंट दे दी है। एक हफ्ता हो रहा है स्कूल गए और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने को मिल गया, वो भी किस टॉपिक पर। मिस सेज दैट नाउ वी आर इन 6th स्टैंडर्ड। मिस एनी का कहना है कि अब हम लोग क्लास 6 में आ चुके हैं और इट इज टाइम फॉर अस टू बी सीरियस, और हमें अब सीरियस होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। मतलब अब हमें खेल खेल में पढ़ाई नहीं करनी है, अब अपने लाइफ में सीरियस होना है, स्टडी में सीरियस होना है। सीरियस एवरी टीचर सेज दिस ईयर। यहाँ पर तो मिसेस एनी कह रही है कि अब क्लास 6 में आ गए हो, आपको सीरियस होने की जरूरत है, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं सुनने को मिला सीरियस होना। जब हम जिस क्लास में जाते हैं प्रमोट होकर, सारे टीचर यही कहते हैं अब आपको पढ़ाई में सीरियस होना है, ये कोई नई बात नहीं है। बट नन ऑफ देम एवर गेव्स अस असाइनमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल। लेकिन आज तक किसी ने भी, कोई टीचर ने भी फर्स्ट वीक में इतना बड़ा असाइनमेंट तो नहीं किया था। सो एनी मिस माइट बी, मुझे तो थोड़ा ज़्यादा टफ लगती है। द असाइनमेंट इज टू राइट लेटर्स टू समवन वी वुड लाइक टू गेट टू नो पीपल। और पता है असाइनमेंट में क्या मिला है? हम जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, आई मीन हम जिसके बहुत क्लोज हैं, जिसका हम कुछ रिसर्च निकाल सकते हैं, उसके इमेज के बारे में, उसके एटीट्यूड्स के बारे में, उसके बारे में हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक मान लो लेटर ऐसे के टाइप से हमें लिखना है। तो फिलहाल शी सेड दैट शी वुड पिक एनीवन। उनका कहना है कि आप किसी को भी अपना रोल मॉडल या आइडियल बना करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि वो आपके पेरेंट्स ही हो, आपका कोई फ्रेंड्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। सो एज लॉन्ग एज वी एक्सप्लेन वाई, मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने आपके ऊपर लिखना क्यों चुना, सरोजनी नायडू के ऊपर ही क्यों चुना लिखने के लिए। मैं चाहती तो अपनी मॉम के बारे में भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। एज यू हैव प्रोबेबली कंक्लूडेड मिसेस नायडू, आई थिंक, क्योंकि मैंने आपको ही सबसे ज्यादा कंक्लूड किया। कंक्लूड का मतलब किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका पूरा निष्कर्ष निकालना। वो उस व्यक्ति का इमेज होगा, एटीट्यूड्स होगा, उसका काम होगा, तो उसके बारे में वो ज्यादा जानता है। इसलिए दिस इज द फर्स्ट टाइम आई रिटेन द वर्ड कंक्लूडेड। पता है मिसेस नायडू, ये कंक्लूडेड जो वर्ड है ना, जो कि मैं यहाँ पे लिखी कंक्लूडेड, ये सरोजनी के लिए एक बहुत टफ वर्ड है, जो आज फर्स्ट टाइम ये कंक्लूडेड शब्द लिखने जा रही है अपने लेटर में, और वो लिखी भी है। इट्स एन इंग्लिश वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड है। दैट मीन फिगर आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, ना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम उसको फिगर आउट करते हैं, उसके एविडेंस को लेकर, उसके हिंट्स क्लूज को लेकर, उसे हम कंक्लूड कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपका कंक्लूजन निकाला है, इसलिए मैं इस वर्ड का यहाँ पे यूज करूँ। आई लर्नड इट बाय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। और पता है आपको ये इतना मोटा तगड़ा जो वर्ड है मैं कहाँ से सीखी हूँ? डिटेक्टिव स्टोरीज में से। डिटेक्टिव स्टोरीज क्या होता है? उसमें बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, वहीं से इसे उठाया मैंने। इवन दो आवर इंग्लिश मिस सेज दैट देयर आर यूजलेस रैग, लेकिन मेरी मिस कहती है कि हमारे लिए ये वर्ड अभी टफ है, ये उनके लिए यूजलेस रैग्स है। यूजलेस का मतलब होता है जो काम नहीं होने लायक, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उसे कहते हैं, मतलब जो अनयूजेबल है। तो
तो ये वर्ड भी शायद उनके लिए अनयूजबल। सो आई कंक्लूड दैट शी इज रॉन्ग। मुझे तो लगता है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है, मुझे मिस ही गलत लगती है। मुझे ये कंक्लूड वर्ड जो है यहाँ पर डालना बिल्कुल सूटेबल लग रहा है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। छोड़िए, बस हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना स्टडी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और पहले भी आप लोगों को बताया है ये सारा वर्ड भी आपके इस लेसन से ही है प्रोवाइड, इसलिए आप इसको अपने नोटबुक पे उतारेंगे, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखोगे। जहाँ कुछ प्रॉब्लम आए आप पूछ भी सकते हैं और इसको याद भी कीजिएगा। ये आपका एक तरह से फेयर है, स्कूल खुलेगा, आई विल चेक इट, पहले ही कर चुके। और इसका आधा जो पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग कल भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज द क्लास ऑफ 82nd of class 6 एंड डियर मिसेस नायडू, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में जो कि कंप्लीट रह गया था हमारा लेसन। सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेसन एंड ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं आपके इस लेसन से, जिसको कि आप फेयर कर लेंगे और अच्छे से समझ कर रखिएगा। जिसका मतलब स्पाइस, पीपल हु सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। वैसे जो सीक्रेटली मतलब खुफिया तरीके से किसी के भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो, किसी कंट्री के बारे में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो। ओके, आप लोग स्पाइस वर्ड का यूज भी करते हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग वर्ड मीनिंग के तौर पे लिखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझाना होगा। नेक्स्ट नंबर 2 है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा उलझन, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी भी वर्ड को, किसी भी सिचुएशन को अगर समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं या हमें नहीं समझ में आता है, थोड़ा परेशानी होता है, वैसे वर्ड को, वैसे सिचुएशन को हम कॉम्प्लिकेटेड नाम से संबोधित करते हैं, जिसको भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लिखते हैं। नंबर 3 है स्टूड अप टू हियर। फिलहाल ये वर्ड मीनिंग का है और फ्रेज है, फ्रेज आपको पढ़ते नहीं अपने बुक में, लेकिन इसका यहाँ पर लेसन में हमें यूज किया गया है एक्सप्रेसेस व्यूज बोल्डली। किसी के भी व्यूज को बोल्डली एक्सप्रेस करना, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग उतार लोगे, फेयर कर लोगे, याद कर लोगे, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी एग्जाम में आपको ये पूछा भी जाता है। और अब हम लोग अपने लेसन को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ है नेक्स्ट का। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि कंक्लूड वर्ड से हम लोगों ने उसे स्टॉप किया था, जो कि लिटिल सरोजिनी, मिसेस सरोजिनी नायडू को बता रही है कि वो अपने राइटिंग स्किल में फर्स्ट टाइम कंक्लूड वर्ड को यूज करती है, जो उसके लिए एक बहुत भारी बात है और एक बहुत टफ वर्ड है। इसका की मतलब भी वो समझा रही थी कि किसी भी चीज को फिगर आउट करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सरोजिनी जो है, लिटिल सरोजिनी, ये किन किन बातों को कंक्लूड की है सरोजिनी नायडू के लाइफ से। तो आई स्टैंड इफ यू फाइंड दिस कंफ्यूजन मिसेस नायडू, आफ्टर ऑल यू एंड आई डोंट हैव मच इन कॉमन। अगर हम कंक्लूजन करें अपने और आपके बारे में, यानी लिटिल सरोजिनी मिसेस सरोजिनी नायडू को कंक्लूड करती है, तो बहुत सारे सिमिलरिटी जो है ना इन दोनों के बीच में आती है। फॉर वन थिंग, सबसे पहली बात तो ये है, आई एम अलाइव, मैं एक जीवित इंसान हूँ, एंड यू आर वेल यू आर नॉट। मुझे पता है कि आप नहीं हैं इस दुनिया में, फिर भी आप जहाँ भी हैं अच्छी होंगी। आई एम सॉरी इफ दैट वॉज रूड, मुझे माफ कीजिएगा अगर ये शब्द कहना आपके लिए कि आप जीवित नहीं हैं शायद आपको बुरा लगा होगा, बट आई हैव नेवर रिटेन टू हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं आज से पहले कभी किसी हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में किसी भी तरह की राइटिंग की नहीं। तो अगर लिखने में कोई भूल चूक हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो लोग नहीं होते हैं लाइफ, जिनका नहीं होता है, उनके लिए किस तरह से पोलाइटली वे में बातें करना चाहिए, उनके लिए क्या लिखना चाहिए, ये मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए मुझे आप सॉरी कहिए। हियर्स अनदर डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि मिसेस सरोजिनी नायडू लाइव नहीं है और लिटिल सरोजिनी अभी लाइव है, एक जिंदा है और एक दुनिया में नहीं है। दूसरा है हियर्स अनदर डिफरेंस बिटवीन अस, एक और डिफरेंस है हमारे और आपके बीच में। वो क्या है कि व्हेन यू वर 12, जब आप 12 साल की थी,
which is how old I am now. जितना कि अभी मैं हूँ, ये जो लिटिल सरोजनी है ये भी 12 इयर्स की है, राइटिंग कर रही है जिस एज में वो सिर्फ 12 साल की है। और जिस टाइम के लिए सरोजिनी नायडू के बारे में वो लिख रही है उस टाइम में सरोजिनी नायडू भी अपने टाइम में 12 इयर्स की थी, 12 साल की थी। यू रोट अ पोएम दैट वाज थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स लॉन्ग एंड इट वाज इन इंग्लिश। जब आप 12 साल की थी तो आप हजारों लाइन्स की कविताएं लिखती थी, वो भी इंग्लिश में। और मैं आज 12 साल की ही हूँ लेकिन मुझे नहीं आती इतनी लिखने। आई डोंट थिंक आई कुड राइट दैट मेनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज। मुझे तो लगता है इंग्लिश तो क्या मैं किसी भी लैंग्वेज में इतने हजार लाइन्स की पोएम नहीं लिख सकूंगी। डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपको हम एक बात बताते हैं कि जो मिसेस सरोजिनी नायडू थी जिसके बारे में ये कंक्लूजन लिखा जा रहा है छोटी सरोजिनी से या फिर लिटिल सरोजिनी जो है, एक्चुअली में जो मिसेस सरोजिनी नायडू है ना ये एक फ्रीडम फाइटर थी, ये एक बहुत महान पोएटिस भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक डिफरेंस जो है दोनों के बीच का, लिखने वाले के बीच में जिनके बारे में लिखा जा रहा है उनके बीच में सबसे ग्रेट थिंग है कि जो मिसेस सरोजिनी नायडू थी वो 12 साल की ही उम्र में इतनी ख्याति बटोरी थी अपने पोएम्स से, वो इंग्लिश में इतनी लाइन्स की पोएम लिखी थी। और यहाँ पे जो छोटी सरोजिनी है ये तो अभी लिखना स्टार्ट कर रही है। आई डोंट थिंक आई कुड राइट दैट मेनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज। मतलब किसी भी तरह किसी भी लैंग्वेज में वो कोई भी पोएम नहीं लिख सकती है, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो व्हेन यू वर 12 यू टॉप द मद्रास यूनिवर्सिटी मैट्रिकुलेशन एग्जाम। और तो और जब आप 12 ही साल की थी तो पूरे मद्रास यूनिवर्सिटी में आप मैट्रिक एग्जाम में टॉपर थी, टॉप की थी आप अपने एग्जाम में। आई टॉप आवर क्लास 5 एग्जाम, मैं भी क्लास टॉप की हूँ लेकिन क्लास 5 के एग्जाम में, क्योंकि जो लिटिल सरोजिनी है नाउ शी इज इन क्लास 6। बट आई डोंट थिंक आई कुड टॉप ए कॉलेज एग्जाम। पर मुझे लगता है कि मैं शायद किसी कॉलेज के एग्जाम में आपकी तरह टॉप नहीं कर पाऊंगी। इवन आई स्टडीड रियली रियली हार्ड। अगर मैं चाहूँ कि इतना भी हार्ड पढ़ाई कर लूँ, इतना भी हार्ड वर्क कर लूँ अपने स्टडी में, मैं आपकी जितनी टॉपर नहीं हो सकती। यू फाउट फॉर इंडिया फ्रीडम एंड वन। आपने तो इंडिया के लिए लड़ा, ब्रिटिशर्स से लड़ा और जीती भी, मतलब कि वो एक फ्रीडम फाइटर थी। आई नेवर फाउट फॉर एनीथिंग। मैं तो कभी किसी चीज के लिए आज तक नहीं लड़ी हूँ। इफ आई डिड आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड विन। और अगर मैं लड़ूंगी भी ना तो मुझे पक्का मालूम है कि मैं जीतने वाली तो नहीं हूँ। पर आपने तो फ्रीडम के लिए लड़ा भी और जीता भी, स्पेशली इफ आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और स्पेशली जब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना हो तब तो बिल्कुल भी मैं उनसे बात तक नहीं कर पाऊंगी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में वो ब्रेवरी था जो आप ब्रिटिशर्स से लड़ाई की। You have lots of spies and detectives and things that I don't think we have in India. आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारे स्पाइस थे। स्पाई मतलब उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे सीक्रेटली काम करते थे जो पीपुल के बारे में, कंट्री के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बिना किसी से को बताए या पूछे इकट्ठा कर लेते थे। उनके अंदर वो क्वालिटीज थी, लेकिन हमारे इंडिया में उस समय ये क्वालिटीज नहीं थी। फिर भी आपने इतना महान काम किया। यू लिव्ड इन अ ह्यूज हाउस विद अ लॉट ऑफ रूम्स एंड मेड्स टू डू योर हाउस। एक और डिफरेंस है, आप एक बहुत से बड़े घर में रहती थी, उसमें बहुत सारे कमरे थे, वो रिच थी, आपके पास बहुत सारे मेड्स थी, नौकर चाकर घर में थे, काम करने वालों की कमी नहीं थी। माई हाउस हैड ओनली वन रूम। लेकिन मेरे में डिफरेंस देखिए क्या है, मेरे घर में सिर्फ एक ही रूम है मेरे लिए। एंड अम्मा इज मेड हु डज अदर पीपल्स हाउसवर्क। और मेरी जो अम्मा है, अम्मा किसको बोलते हैं यहाँ पे, मदर, क्या शी इज कॉल्ड हर मदर अम्मा। मेरी जो अम्मा है वो दूसरे के घरों में जाकर काम करती है। तो कितना मतलब डिफरेंस है हमारे और आपके बीच में। कहाँ आपके घर में नौकर जाकर काम किया करते थे और कहाँ एक मेरी अम्मा है जो दूसरे के घर में जाकर काम किया करती है। यू हैड अ लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देन यू हैड अ लॉट ऑफ किड्स। आपके तो बहुत सारे भाई बहन भी थे और इवन देन आपके खुद के भी बहुत सारे बच्चे थे। बट आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे पास तो कोई भाई और बहन भी नहीं है। ये एक और डिफरेंस है दोनों के लिए। आई डोंट हैव किड्स इधर
but you probably calculated that already since I am only 12. और आपको तो पता है कि किड्स तो नहीं होंगे मेरे पास क्योंकि मैं तो सिर्फ 12 ईयर्स की। Here is why I decided to write you. अब आपको एक बात बताऊं सीक्रेटली कि मैंने आपको ही क्यों चुना अपने राइटिंग को करने के लिए। आपके बारे में ही क्यों, मैं किसी और के बारे में भी एक स्कूल असाइनमेंट रेडी कर सकती थी, लेकिन मुझे आपका लाइफ ज्यादा अच्छा लगा, काफी इंस्पायरेबल है। आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट योर लाइफ। मैंने आपके लाइफ के बारे में एक बुक पढ़ी है, विमला मैडम गेव इट टू मी। पता है ये विमला मैडम कहाँ से आ गई कैरेक्टर में? इस स्टोरी में विमला मैडम का एक कैरेक्टर है कि उसकी अम्मा जो है, जिसके घर में जाकर वो काम किया करती है, वो विमला मैडम है। समझ में आ रहा है? और शी गेव इट टू अम्मा टू गिव मी, और उन्होंने अम्मा के थ्रू मुझे वो बुक दी है, जिस बुक में आपके लाइफ के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। और मैं उसको पढ़ करके आपसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, मतलब काफी इम्प्रेस हूँ आपके जीवन से, आपके बचपना से। तो आपके चाइल्डहुड पार्ट्स को मैं पढ़कर काफी इंस्पायर हुई हूँ और डिसाइड किया कि अगर मेरा स्कूल असाइनमेंट बनेगा तो उसमें मैं सिर्फ आपके बारे में लिखूंगी। एंड देन शी इज राइटिंग, आई हैव नॉट रेड ऑल इट येट। मैंने अभी पूरी तरह से उस बुक को नहीं पढ़ा है। इट इज इन इंग्लिश, क्योंकि वो पूरे इंग्लिश में है। आपकी किताबें तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश दैन द काइंड दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज। और उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उनके स्टोरी में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ज्यादा हैं, जिसको कि जो लिटिल सरोजनी है उतना पढ़कर समझ भी नहीं पा रही है। सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम। तो आपके उस पूरे बुक को पढ़ने में ना मुझे काफी समय लगेगा। सो फार आई हैव ओनली रीड द पार्ट अबाउट योर चाइल्डहुड। सो अब तक मैंने सिर्फ आपके चाइल्डहुड के पार्ट को ही पढ़ा है, सिर्फ आपके बचपन को जाना है। बट दैट पार्ट मेक्स मी लाइक यू। और उसी पार्ट को पढ़कर ना मेरी इच्छा होती है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूं। When you were my age, जब आप मेरे एज की थी ना, और इवन यंगर मिसेस नाइडल, या फिर मेरे से थोड़ी छोटी भी होगी, it seems like you stood up to parents and teachers and all the adults who don't understand anything at all. क्या होता है ना कि छोटे छोटे बच्चों की बातों को बड़े समझने में थोड़ी वक्त लगाते हैं। उन्हें बच्चों की बातें, बच्चों की फीलिंग्स को समझने में टाइम लगता है, नहीं समझ पाते हैं कि वे कहना क्या चाहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता था। आप जो अपने पेरेंट्स से कहना चाहती थी वो आपके पेरेंट्स उतना समझ नहीं पाते थे। Who don't understand anything at all but act like they do. लेकिन आप वही करती थी जो बड़े करते थे, बड़े जैसा काम आप करती थी, हालांकि आप छोटी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है वो कि द बुक सेज दैट योर पेरेंट्स वांटेड टू स्पीक इंग्लिश इंस्टेड ऑफ बंगाली। इस लेसन में, आपके स्टोरी में जो कहा गया है कि आपके पेरेंट्स आपको इंग्लिश में बातें करने के लिए घर में कहा करते थे कि इंग्लिश में बात करो, ना कि बंगाली में बात करो, क्योंकि जो सरोजनी नायडू थी वो बंगाली थी। It says you lock yourself in a room for a whole day because you disagreed with them. और मुझे पता है उस स्टोरी में ये भी लिखा है कि आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सहमत नहीं थी। आप अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती थी क्योंकि शायद आपको वो अच्छा नहीं लगता था, आपको बंगाली बोलना ज्यादा पसंद था इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। यू डिडंट इवन कम डाउन फॉर लंच। यहाँ तक कि आप अपने आप को कमरे में जब बंद कर लेती थी तो कभी कभी लंच के लिए भी नहीं आती थी, टेबल पर खाना खाने भी आप नहीं आती थी। थोड़ी जिद्दी थी बचपन में आप। I don't know if this is true or just a story. मुझे नहीं पता कि ये सच में था या फिर एक स्टोरी के रूप में लिखा गया है। मैं तो बस पढ़कर जान रही हूँ आपकी चीजों को। But if I had a house with more than one room, लेकिन मेरे पास अगर एक रूम से और ज्यादा रूम्स होता ना, there are plenty of times I would have locked myself behind a closed door. तो सच में मैं भी किसी एक रूम में अपने आप को बहुत सारे टाइम तक के लिए क्लोज कर लेती ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैं पढ़ती, मैं अपने असाइनमेंट बनाती, खेलती। लेकिन फिलहाल लिटिल सरोजनी थोड़ी पुअर है, अपने थोड़ा बिलोंग करती है पुअर फैमिली से। जैसा कि आप जान ही रहे हैं उसकी माँ जो है वो मेड है, उनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं है उनका। तो वो ये अपना इच्छा जता रही है कि अगर उसके पास आपके जैसे बहुत सारे कमरे होते तो वो तो पक्का आपकी तरह ही किसी रूम में अपने आप को क्लोज कर लेती। आई गेस दैट्स व्हाई यू सीम लाइक समवन हू अंडरस्टैंड किड्स लाइक मी। और मुझे लगता है कि आप समझ रही होंगी कि बच्चों को दूसरे की चीजों को देखकर उसे भी अपनाने का मन करता है।
Like maybe you would not mind if I asked you question and read detective stories and stayed at school late, so I didn't have to go to Mithila madam's house. इसलिए आपको पता है, मैं एक बार बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम ना अपने स्कूल कैंपस में बिताना चाहती हूँ, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो बड़ा है, उसके घर से अच्छी हवादार जगह होती है, काफी कैंपस बड़ा है, तो वो नहीं चाहती है कि वो वापस घर आए और एक रूम में ही अपना सारा काम करे। तो इससे बेटर होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्पेंड स्कूल में ही करे। मुझे स्कूल में रहना, स्टोरीज पढ़ते रहना बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट असाइनमेंट, और अब मैं बता दूं कि मैं अपना फर्स्ट असाइनमेंट पूरा कर चुकी हूँ। आपके बारे में जितना लिखना था लिख ली, जितना डिफरेंस था मेरे और आपके बीच में वो सब मैं बताती हूँ आपको, विच इज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पर्सन दैट आई एम राइटिंग टू। और मेरे राइटिंग में अब इतना मटेरियल बन चुका है कि मैं किसी भी पर्सन के बारे में जो कुछ भी लिख रही थी, जैसे आपके बारे में ही लिख रही थी, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके बारे में किसी को भी कुछ मटेरियल्स जो है बता सकती हूँ, उनको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि मैं आपके बारे में क्या क्या लिखी हूँ। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बड़े ऑनेस्टली मैं आपको एक बार बता दूं, माई ब्रेन एंड माई हार्ट फील एग्जैक्टली द सेम एज व्हेन आई स्टार्टेड। जैसा कि उसकी जो मिस एनी थी बता रही थी स्टार्टिंग में, हमारे स्टोरी के स्टार्टिंग में, कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन और अपने हार्ट से इमेजिन करके वर्ड्स क्रिएट करके लिखना है, राइटिंग स्किल को बढ़ाना है सोच सोच कर। तो मैं भी लगभग वही काम की हूँ, आपकी स्टोरी को पढ़ी हूँ और पढ़कर उसे अपने राइटिंग में उतारी हूँ, ना कि किसी का वो नकल करके स्कूल असाइनमेंट को रेडी की है। तो ऑल द बेस्ट सरोजनी, ये लेटर लास्ट में वो ऑल द बेस्ट कर स्टॉप करती है, सरोजनी लिखती है अपना नाम, और लास्ट में एक और चीज क्या लिखती है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग वी डू हैव इन कॉमन, वी हैव द सेम फर्स्ट नेम। बस एक बात ही सरोजनी को मिसेस सरोजनी नायडू को बता रही है कि आपके और मेरे बीच में ना सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है, बाकी तो सारी डिसिमिलरिटी है, जैसा कि हम बुक में पढ़ चुके हैं। एक सिमिलरिटी है, वो भी क्या है कि आपका भी फर्स्ट नेम सरोजनी और मेरा भी फर्स्ट नेम सरोजनी है, क्योंकि मिसेस सरोजनी नायडू का फुल नेम सरोजनी नायडू था और इसका भी सरोजनी है। तो बस एक फर्स्ट नेम है जो दोनों के बीच कॉमन है, बाकी इनके लाइफ में और लिटिल सरोजनी के लाइफ में बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो ये लेसन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी जो राइटर है वो मथंगी सुब्रमण्यम है, जिन्होंने इस बुक को पार्ट्स को लिखा है, पूरे नॉवेल को तैयार किया है सरोजनी नायडू के बारे में। तो इस लेसन को अब हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके आगे अब आपका एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर करवा कर देंगे। आप इसको फेयर कर लेंगे घर पे तो अच्छा होगा। फिलहाल हम इसको स्टॉप करते हैं, और आपको अगर समझ में थोड़ी तो ना आई हो तो आप स्कूल खुले, इस रीओपन होगा स्कूल, पूछ सकते हो, और अपने होमवर्क को आप जरूर पूरा करना। ये सब आपके लिए होमवर्क ही है, इसको छोड़ना मत, आपके लिए स्टडी का पार्ट्स है। सो चलिए, ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई थिंक आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई हो मिसेस सरोजनी नायडू, और लिटिल सरोजनी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन सभी ऐसे आएंगे हमारे एक्सरसाइज में जो मिसेस सरोजनी नायडू और लिटिल सरोजनी से रिलेटेड होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी आप लोगों को, और आपको भी समझ में आएगा, तो फिर आप भी अपने हार्ट्स और ब्रेन से थोड़ी मदद ले लेंगे, जैसा कि इस लेसन में बताया गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।